आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। बताएं। ठीक है, चलें स्टार्ट। पेज नंबर 118 और बीसीक्यू नंबर है 501। पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी डेवलप ब्लीडिंग, हाउ विल हाउ यू विल प्रोसीड इनिशियली। तो आपने क्या करना है जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या ब्लीडिंग के साथ कोई भी पेशेंट आता है तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले उसकी पल्स चेक करते हैं, पल्स रेट देखना है आपने उसका। लाइफ स्पैन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज होता है? एंडोजिनस एचसीजी से। अब अक्सर ये होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होके ना ब्लीडिंग के साथ आ रही होती हैं कि हमें परविजाइनल ब्लीडिंग है लेकिन हमें प्रेगनेंसी भी है, तो उसमें हम फिर बाहर से भी एचसीजी दे रहे होते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है एंडोजिनस एचसीजी। जस्ट अ मिनट। अच्छा। In spina bifida occulta, spinal level defect is, स्पाइना बाइफिडा ओकलिटा में स्पाइनल लेवल डिफेक्ट कौन सा होता है हमारे पास? L5S1। इन सिकल सेल एनीमिया पैथोजेनेसिस, सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ होता है? पोलीमराइजेशन एंड आरबीसी डैमेज। फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एस, याद रखना फैट हमेशा इंटेस्टाइन में मिक्स्ड मिकल्स बना के फिर एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब एस मिक्स्ड मिकल्स। और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हमेशा काइलोमाइक्रॉन्स की सूरत में, या यूं याद रखो जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं ना ट्रांसपोर्ट का, इधर से उधर लेके जाने वाला, जो खुद ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे होते हैं वो काले होते हैं, धूप की वजह से ना वो काले हो जाते हैं। तो याद रखना है ट्रांसपोर्टेड एज काइलोमाइक्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट इज, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट कौन सा है? ग्लूट 4 है। हमारे पास 4 तरह के ग्लूट है, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 एंड ग्लूट 4। ग्लूट 1 कहाँ पे होता है? बीबीएच में होता है, बी से ब्लड। अच्छा, बी से हो गया ब्लड, बी से ब्लड ब्रेन बैरियर, और एच से क्या हो गया हमारे पास? हार्ट। और ये क्या है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इंसुलिन का इसमें कोई काम नहीं है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। कौन सा? ग्लूट 1। जो ग्लूट 2 है वो हमेशा पीएसएल में होगा, पीएसएल, पीएसएल पता है ना, पाकिस्तान सुपर लीग।
PSL, ये क्या है? ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इसमें हाई कोफिशिएंट वैल्यू होती है और लो अफिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है भला? लिवर, पेंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, PSL। उसके बाद है हमारे पास ग्लूट 3 में क्या है? BSN। वैसे हम क्या पढ़ते हैं? CNS पढ़ते हैं, PNS पढ़ते हैं, इसे BNS से याद रखो। GLUT3 किस में होता है? BNS में। B से ब्रेन, N से न्यूरॉन, S से स्पर्म, और ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और GLUT4 क्या होता है? GLUT4 होता है हमारे पास स्केलेटल मसल के अंदर, एडिपोज टिश्यू में और हार्ट में। और GLUT4 याद रखना हमेशा इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। अब कोई पूछे कि 4 ग्लूट में से कौन सा ऐसा ग्लूट है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो कौन सा है? GLUT4 है। GLUT1, 2 एंड 3 ये सारे क्या है हमारे पास? 1, 2 एंड 3 ये क्या है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। अब ब्लड ग्रुप हैज विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ब्लड ग्रुप हैज, याद रखना जो भी ब्लड ग्रुप होगा ना उसका अपना जीन उसके ऊपर होगा। जिस नाम का ब्लड ग्रुप है उसी नाम का अपना जीन उसके ऊपर है, और अपोजिट साइड की एंटीबॉडी, एंटीजिन उसी नाम का, अपोजिट साइड का एंटीबॉडी। अब यहाँ पे क्या आएगा? एंटी एंटीबॉडी। और ए ब्लड ग्रुप हमेशा एसोसिएट होता है विद गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ना वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ एसोसिएट करता है। ये देखो आगे लिखा भी हुआ है इन्होंने, ए ब्लड ग्रुप हैज एंटीबॉडी। अगर मैं एंटीजन की बात करूं तो एंटीजन होगा इसके ऊपर, एंड एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। Which of the following lung volume or capacity can be measured by spirometry? तो spirometry से याद रखना हमेशा VC वाइटल कैपेसिटी आप मेजर कर सकते हैं। अब कोई मुझे वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन बताएगा, या ये बता दो कि इसके अंदर होता क्या क्या? बताएं क्या होता है इसमें? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूज। वालेकुम सलाम। वाइटल कैपेसिटी में होता है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 3 चीजें होती हैं इसमें ना। गुड, ठीक है। अच्छा ये लिख लो, अब बाकी सारे ना अपनी बुक के ऊपर लिख लो। वाइटल कैपेसिटी बनी होती है, वाइटल इंपॉर्टेंट है ना, वाइटल कैपेसिटी, या यूं याद रखो VC, किसी भी एरिया का VC उसने क्या करना है? टाई लगानी है, टाई, TIE टाई, ठीक है। T से क्या हो गया हमारे पास? टाइडल वॉल्यूम। I से है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और E से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तीनों वॉल्यूम मिलके एक कैपेसिटी बना रहे हैं जिसे आप कह रहे हैं वाइटल कैपेसिटी, या इसका दूसरा नाम क्या है? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, FVC is the volume of air that can be forcibly expired after a maximal inspiration। इसे हम क्या कह रहे हैं? वाइटल कैपेसिटी कह रहे हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है? इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी forcibly expired after a maximal inspiration। आगे है, a woman deliver a baby with cleft palate and congenital birth defect, she give history of taking drug for acne। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, वो एक्ने के लिए ड्रग्स ले रही थी, तो लाइकली रिस्क फैक्टर क्या होगा हमारे पास? रेटिनोइक एसिड। A tall young man had aortic root dilation up to 4 centimeter. Ocular examination show lens dislocation, mitral valve leaflet defect and a systolic click. What is the diagnosis? अब यहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है? देखो टाल बंदा है, इसे अंडरलाइन करो, एओर्टिक रूट डायलेशन को अंडरलाइन करो, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन पे क्या है? लेंस डिसलोकेशन है, इसे अंडरलाइन करो, साथ में माइट्रल वॉल्व लीफलेट। तो ये कौन सा डिफेक्ट है? ये है आपका हमेशा क्रोमोसोम नंबर 15 इन्वॉल्व होता है, उसका डिफेक्ट है। मार्फन सिंड्रोम के सिम्टम जो है ना, आप मार्फन से ही याद रखो, वर्ड मार्फन से,
कोई बताएगा इसकी सिम्टम क्लिनिकल फीचर्स क्या है मार्फन के? डॉक्टर रुचि, ये वो होता है ना मार्फन सिंड्रोम में, जो वो होता है लेंस की होती है डिजीज होती है, और उसके बाद बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे टिश्यूज हैं हम्म। अच्छा, उनकी मैं डिजेनरेशन याद होती है। कराती हूँ। मुझे ये बताएं, मैंने आपको एक वो डिजीजेस वाली ना बादलों वाली एक कराई थी, उसमें मैंने बताया था ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। एक पिक्चर कराई हुई है ना ऑटोसोमल वाली। ये कोई चीज गोदी में रखो, ये बहुत आप ऊपर हो। अल्लाह, ये वाला लेते हैं पुराना। बताएं, ऑटोसोमल डोमिनेंट थी कि रिसेसिव थी? डोमिनेंट। डोमिनेंट। ठीक है, वो याद है ना वो बंदा था जिसकी आंखों के डेले बाहर आ रहे थे, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और मैंने कहा था इससे याद रखो। अच्छा, जी जी मैम। मारफन को ना आपने मारफन से ही याद रखना है। एम से हो गया माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा। एम से क्या हुआ? माइट्रल वॉल प्रोलैप्स एंड मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा। ए से है एओर्टिक एन्यूरिज्म। आर से रेटिनल डिटैचमेंट। एफ से फिब्रिलिन डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। ए से एकेंट्रोडिक्टेली। एन से हुआ नेगेटिव नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, और एस से क्या है? सबलक्सेशन ऑफ लेंस, जिसे आप क्या कहते हैं? एक्टोपिया लेंटिस। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिलिन। फिब्रिलिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एफ से फिब्रिलिन, एफ से क्रोमोसोम नंबर 15। यहां पे डिफेक्ट कहां होगा? क्रोमोसोम नंबर 16 में, 15 में। स्केलेटल में क्या आता है हमारे पास? टाल एंड थिन, हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट, स्पाइडर लाइक फिंगर्स, जिसे आप क्या कहते हैं? एकेंड्रोडेक्टेली। और वीएल में क्या आएगा हमारे पास? डिसलोकेशन ऑफ ऑक्यूलर लेंस, इसे हम कहते हैं एक्टोपिया लेंटिस। और कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या था? एओर्टिक डाइसेक्शन। रुको जरा, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये है आपका मार्फन। मार्फन सिंड्रोम के फीचर्स उसके साथ आपको पिक्चर नजर आ रही है ना? यस। वो चले, ठीक है। माइट्रल वॉल प्रोलैप्स है विद मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा, एओर्टिक एन्यूरिज्म, रेटिनल डिटैचमेंट, फिब्रिलिन डिफेक्ट। फिब्रिलिन में भी हमारे पास FBN1 जीन डिफेक्ट आता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। ये आप देखो, मैं आ रही हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास ऑप्शन में इन्होंने क्या बताया हुआ है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम का वैसे आपने अभी मुझे बता ही दिया है, मैं रिपीट कर रही हूँ। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, ट्राइसोमी 18, और ये प्रिंस एडवर्ड के नाम से आपने याद रखना है। ये है ट्राइसोमी 18 प्रिंस एडवर्ड। इसमें क्या है, प्रोमिनेंट, प्रिंस से याद रखना है ऑक्सीपुट, आर से है रॉकर बॉटम फीट, आई से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एन से है नॉन डिस्टिंक्शन, सी से क्लेंच्ड फिस्ट, और ई से क्या है, लो सेट एयर। ये है आपका एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें क्या है, ट्राइसोमी 18 है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टाउ सिंड्रोम। इसमें क्या है, ट्राइसोमी 13 3M, मेंटल रिटार्डेशन आएगा, माइक्रोस्वेली, माइक्रोप्थेल्मिया, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलिट और पॉलीडिक्टेली। अच्छा, नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विद मोस्टली मेंटल रिटार्डेशन। अब मुझे जल्दी से बताओ, डाउन सिंड्रोम में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? डाउन सिंड्रोम के टेस्ट जल्दी से बता दें। एक ट्रिपल टेस्ट होता है और क्वाड्रिपल टेस्ट होते हैं। ठीक है। ट्रिपल में हम करते हैं वो HCG का लेवल करते हैं, वो इंक्रीज होता है, और एस्ट्रायोल और जो वो होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, ये डिक्रीज होते हैं। 3 ये करते हैं ना, ठीक है। इनमें से सिर्फ ज्यादा जो होता है वो बीटा HCG का लेवल ज्यादा होता है। हम्म। और क्वाड्रिपल में जो है ना, इसके साथ इनहिबिन का टेस्ट करते हैं। ये तीनों तो करते हैं, साथ में इनहिबिन भी करते हैं, वो भी ज्यादा होती है डाउन सिंड्रोम में ना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज सीन इन ए बैंड व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड। तो ए बैंड के अंदर क्या होगा, थिक विद फ्यू थिन फिलामेंट। ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है उन्होंने। थिन फिलामेंट ये रेड वाले हैं, थिक फिलामेंट जो है ये ब्लूइश पर्पलिश कलर वाले। Regarding male urogenital system structure arranged behind the bladder from lateral to medial in which order? तो lateral से medially आपने जाना है, USA mnemonic से याद रखना है। U से क्या हुआ, ureter, S से seminal vesicle और A से ampulla of vas deferens. Which one is required to initiate the muscle contraction? muscle के contraction के लिए क्या चाहिए हमें, कैल्शियम रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा आता है कि मसल कंट्रैक्शन के लिए इनिशिएशन क्या होती है, तो वो उसका आंसर आता है स्ट्रेच। पार्ट ऑफ लंग कैंसर सेपरेटेड कंटेन स्मॉल ब्रांचेस ट्यूब्यूल विदाउट कार्टिलेज। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, विदाउट कार्टिलेज आर रिंग इज करेक्टराइज्ड ऑफ विच सेल। तो ये कौन से सेल होंगे, डस्ट सेल, डस्ट सेल मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल। इन क्रिसमस डिजीज में क्या होता है, ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। हीमोफीलिया बी को हीमोफीलिया कहते हैं टाइप B आप होता है ना। हाँ, और इसमें फैक्टर कौन सा इन्वॉल्व होता है, फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 9। 9 इन्वॉल्व होता है। इसे हम कहते हैं क्रिसमस डिजीज। रिसेसिव इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो इन्वॉल्व करता है डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 9 इन प्लाज्मा। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये रही हमारी क्रिसमस डिजीज, हीमोफीलिया बी, एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट काज क्लॉटिंग प्रॉब्लम थ्रू मिसिंग आर डिफेक्टिव फैक्टर। कौन सा, फैक्टर 9। दोज अफेक्ट विल ब्लीड मोर इजीली फॉर लॉन्गर। अब इसमें होता क्या है, स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीड होगा। हिमार्थोसिस क्या है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट की जो स्पेस है ना वहां पे ब्लीडिंग होती है। रेड और कोला कलर यूरिन होगा।
मेल मतलब एक्स्ट्रा लिंक होगा, और साथ में कॉफी ग्राउंड वोमिटस फ्रॉम द क्लॉटेड ब्लड, टार लाइक स्टूल जिसे हम क्या कहते हैं, मेलिना कहते हैं, फ्रॉम द जीआई ब्लीडिंग, और इजी ब्रूजेबिलिटी। इस पिक्चर को याद रखना, आपको याद रहेगा क्रिसमस डिजीज। अच्छा, नेक्स्ट है, patient had injury in the upper arm beneath axillary area near floor, what will be injured? तो क्या injured होगा? Intercostobrachial artery. Uterine artery crosses which structure to enter in the uterus? तो किसे क्रॉस करेगी? यूरेटर को क्रॉस करती है। ये मैंने आपको कई दफा दिखाई है, फिर दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखें, रेड वाली है यूट्राइन आर्टरी, और ये किसे क्रॉस कर रही है? यूरेटर को क्रॉस कर रही है। ग्रीन वाला यूरेटर है, नजर आ रही है ना पिक्चर? ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है, इन डायबिटीज मेलाइटस पोस्ट प्रांडियल पीरियड देयर इज, क्या होता है उसमें? इंक्रीज ग्लूकोज एंड इंसुलिन। व्हाट हैपन टू स्पर्म रीचिंग इन द एपिडिडमस? एपिडिडमस में जब वो पहुंचेगा तो उसकी मूवमेंट क्या होगी? डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। डिप्थेरिया कन्फर्म्ड बाय हिमाटोलॉजिस्ट एज अर्ली बाय मॉर्फोलॉजी इन न्यू स्टेन। याद रखना, डिप्थेरिया के एंड पे ए आता है, और ए से कौन सा स्टेन? एल्बर्ट स्टेन। डिप्थेरिया के एंड पे ए है, ए से एल्बर्ट स्टेन। अब जल्दी से बताओ कौन सी टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है डिप्थेरिया टॉक्सिन की वजह से? टाइप 3। गुड। इंफीरियर फ्रेनिक इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पोटाशियम, व्हाट विल अफेक्ट ऑन द हार्ट? अब दो चीजें हैं, एक है पोटाशियम, एक है कैल्शियम। एक को याद कर लो, दूसरा उसके अपोजिट याद रखना। पोटाशियम को याद कर लो। पोटाशियम हमेशा क्या करता है? जब इंक्रीज होगा तो डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करता है, और अगर कैल्शियम बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करेगा। एक को याद रखना है आपने, पोटाशियम याद रखो, कैल्शियम इसके अपोजिट बोल देना। पोटाशियम क्या करता है? डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करता है, और ये लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था। इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, पोटाशियम मींस मोर इन ब्लड हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकलीमिया क्या काज करते हैं? सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट करते हैं, और हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया क्या काज करेंगे? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर करेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट टू रूल आउट एमआई। अब उन्होंने क्या बात की है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसे अंडरलाइन करो। डायग्नोस्टिक को क्या कराएंगे आप? ट्रॉप आई कराएंगे, और मैंने इसका निमोनिक आपको बताया था, आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव। स्पेसिफिक टेस्ट क्या होगा? ट्रॉप आई, और ये हम 4 घंटे के बाद कराते हैं। और ट्रॉप टी, ये क्या है हमारे पास? सेंसिटिव है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एमआई कौन सा है? बताओ, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? ईसीजी होता है। गुड। फर्स्ट 6 आवर में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज ईसीजी। स्पेसिफिक की बात करें तो ट्रोपोनिन आई इज ग्रेटर देन ट्रॉप टी। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, मोस्ट सेंसिटिव की बात करें तो वो क्या है? मायोग्लोबिन है। और अगर री इन्फॉक्शन की बात करें तो उसमें हम CKMB कराते हैं। फर्स्ट 2 आवर में मायोग्लोबिन रेस होगी, 3 to 4 आवर में CKMB रेस होगी, और आफ्टर 4 आवर आपने वो निमोनिक अप्लाई करना है। आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव। नेक्स्ट है, a patient had thyroid gland mass, there is a swelling, what is the remnant thyroid cecum called? तो remnant क्या है उसका? थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट मूव करती है जब हम प्रोट्रूजन टेस्ट करते हैं? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है?
जल्दी से बताओ, लास्ट लेक्चर में था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, और इसके अपोजिट जो सिनेरियो आता है वो किसका आता है भला? थायराइड का आता है, कि उसका साइज इंक्रीज करे जा रहा है और उसमें प्रोटोजन टेस्ट नेगेटिव होता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपने। अच्छा, मेरे साथ इंटरेक्ट किया करो, बोला करो। देखो मुझे अब याद नहीं करना, मैं तो पास हो चुकी हूँ ना। अब मैं बार बार पढ़ती रहूं वो तो मुझे ही याद होगा। आप लोग बोला करो ताकि आपको याद हो। मेरे पूछने का मकसद भी यही होता है, वरना ये तो चीजें पिछले 3-4 लेक्चर से मैं बताई जा रही हूँ। शिजोफ्रेनिया, अच्छा अभी आप लोग अगर मेरे साथ रिपीट करते हो तो एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें फिंगर टिप्स पे याद होंगी, अगर मेरे साथ रिपीट करते हो। अगर नहीं ऐसे दिल में रखोगे और बाद में पता नहीं याद आए ना आए, और मुझे भी भरोसा नहीं होगा कि पता नहीं मेरे बच्चों को आता है कि नहीं आता, तो प्लीज बोला करो। schizophrenic patient having galactoria and hyperprolactinoma। अब यहाँ पे देखो schizophrenic patient है, इसका मतलब वो schizophrenia की कोई ड्रग्स ले रही है। एंड hyperprolactinoma ड्यू टू विच ऑफ दीज, तो ये क्या है, कौन सी ड्रग होगी? फिनोथायाजिन ड्रग इंड्यूस हाइपरप्रोलैक्टिनोमा है। अब कल हमने पढ़ा था, इनके लेवल्स पढ़े थे। ड्रग इंड्यूस्ड होगा तो उसमें प्रोलेक्टिन का लेवल कितना होगा, फिर माइक्रो का में कितना होगा और मैक्रो में कितना होगा। उनकी वैल्यूज मुझे जल्दी से बता दो, सिर्फ वैल्यू बता दो। मैम स्ट्रेस होगा तो लेस देन 1000 होगा, ड्रग इंड्यूस स्ट्रेस। 1000 से 5000 माइक्रो होगा, 5000 से अबव मैक्रो होगा। गुड। इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 3 इज, क्या इफेक्ट है? एल्डोस्टेरोन रिलीज। स्पोर्टिव सेल ऑफ पार्स नर्वोसा आर, क्या है स्पोर्टिव सेल? पिट्यूसाइट्स। A mother has a child of 10-year diagnosed with the meningitis, and now she asks that other two child 4 and 6 year are at risk of meningitis. Tell her route of spread of infection. route of spread क्या है हमारे पास? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है। अब जल्दी से मुझे टीबी का बता दो, रूट ऑफ स्प्रेड क्या है? टीबी का रूट ऑफ स्प्रेड एयरबॉर्न होता है। ठीक है, अब ये दोनों याद रखने हैं आपने। इंक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड राइट आर्टीरियल प्रेशर विद डिक्रीज रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में होगा? एक्सरसाइज में। 40-year-old woman, man came in emergency with complaint of body weakness and oliguria. He give history of taking some drug for weight gain from a general quack. Urine detailed report, urine specific gravity is 1.010. Urea creatinine are raised, underline करो, urea creatinine are raised. क्वैक को भी अंडरलाइन करो। क्वैक की जितनी भी मेडिसिन है ना वो कैल्सिनोसिस काज करती है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस काज करेंगी। नेक्स्ट है आप पेशेंट present with heart rate 102, BP 90/60, mmHg and tachypnea. On standing, her heart rate increased to 110. What is the mechanism behind this? तो क्या मैकेनिज्म होगा? डिक्रीज हो जाएगा आपका वीनस रिटर्न। जब बंदा खड़ा होता है, सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है, तो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, विच लीड टू कंपनसेटरी थिंग विच आर इंक्रीज हार्ट रेट, जिसके कंपनसेशन में क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या है इसमें? कंपनसेटरी डिक्रीज हो रहा है इन वीनस रिटर्न। मैकेनिज्म ऑफ कंपनसेशन क्या है? डिक्रीज वीनस रिटर्न। अगर कंपनसेशन की बात करें, कंपनसेशन का मैकेनिज्म क्या है? कि डिक्रीज हो रहा है वीनस रिटर्न। लेकिन अगर कंपनसेटरी चेंजिंग्स के बारे में पूछें तो इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। ये दोनों मुख्तलिफ क्वेश्चन है, एक है मैकेनिज्म का पूछा हुआ है और दूसरा क्या है? कंपनसेटरी चेंजिंग्स का पूछा हुआ है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो आपने कहना है कि वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर कंपनसेटरी चेंजिंग्स की बात करें तो फिर आप कहेंगे कि इंक्रीज हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इन टू मीन चेक्ड बाय विच टेस्ट? अच्छा, दो चीजों के दरमियान डिफरेंस है। कौन से वाला? 532 वाला? पिछले वाला जो अभी आपने जी जी ठीक है। अच्छा, एक दफा ना स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो, वो कहना क्या चाह रहे हैं? पेशेंट प्रेजेंट विद हार्ट रेट 102, बीपी 90/60। अब देखो हार्ट रेट उसका है 102, बीपी है उसका 90/60
और वो टेक्निक है, टेपिकनिक। अब वो खड़ा हुआ है, उसका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, 110 पे चला गया। पहले कितना था? 102 था। अब वो पहले बैठा हुआ था, फिर अब वो खड़ा हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन में उसका हार्ट रेट बढ़ गया। तो वो कह रहे हैं क्यों बढ़ा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों बढ़ा है उसका हार्ट रेट? जब वो बैठा था तब 102 था, अब खड़ा हो गया तो 110 क्यों हुआ? ठीक है, वो इसलिए हुआ है, जब हम बैठ के खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पुलिंग होती है ना, जमीन की अपनी कशिश भी तो है जो कि हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, वो पुलिंग होती है, वीनस पुलिंग होती है। जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। ये है उसका मैकेनिज्म। लेकिन अगर वो बात करें कि कंपनसेटरी चेंजिंग, ये तो हो गया, मतलब जमीन की कशिश शक्ल जो है ना वो हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रही है, इसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो गया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीनस रिटर्न वापस हो आपका। समझ आई ये बात? जी आ गई है समझ, थैंक यू। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताओ कि आप हाँ, आप ना चाय के कप लेते हो, एक कप में आप चाय रखते हो नॉर्मली जैसे हम कप यूज करते हैं घर में, और एक हॉट एंड कोल्ड कप है उसमें कप रखते हो, और दोनों की प्राइसेस भी बराबर है, फिर आप कौन सा लोगे? हॉट एंड कोल्ड वाला। हॉट एंड कोल्ड वाला, क्यों? उसके फायदे ज्यादा हैं। फायदे ज्यादा है क्योंकि आपको लग रहा है इसकी सिग्निफिकेंस है। अब आपका ये एमसीक्यू हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इन टू मीन चेक्ड बाय, कैसे आप चेक करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे? आप देखेंगे किस में आपको ज्यादा फायदा है, उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। आगे है, अरशद ने जनाब छोले खाए हैं, तो अब उसे वोमिटिंग, नोजिया और जॉन्डिस हो गई है, तो कास बताओ तो क्या होगा? छोला और रेड़ी वगैरह के जो सिनेरियोस दे होते हैं उसमें क्या है हमारे पास? हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए। ए। हेपेटाइटिस ए और ई, ये दोनों कौन से रूट से ट्रांसफर होते हैं? ओरोफिकल होता है ना रूट इनका। नहीं सॉरी, ओरल रूट से, मतलब जैसे इनटेक जो चीजें लेते हैं ना उनसे ज्यादा है। दोनों है, पिकोरल और ओफिकल रूट दोनों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, इसमें निमोनिक है HPL, एच से क्या है, हेपरिन सल्फेट, P से प्रोटियोग्लाइकेन, L से लैमिनिन, ये आगे दिया हुआ है आपका। हेपरिन सल्फेट इज ग्रेटर देन प्रोटियोग्लाइकेन इज ग्रेटर देन लैमिनिन, which is the landmark of sacral hiatus triangle base, तो उसका लैंडमार्क क्या है? लाइन कनेक्टिंग टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। पोस्टी एंटीरियर सुपीरियर नहीं लगा देना, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, और ये L4 के लेवल पे होती है। और ये एमसीक्यू हमारा लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था, L4 का लेवल पूछा हुआ था उन्होंने। अच्छा, विच ड्रग इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट? तो कल मैंने आपको बताया था, केटामीन क्या करती है? हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है। अब कौन सी बच्ची है जिसने कल लिखा था केटामीन का सारा, मुझे बताओ। केटामीन के पॉइंट्स प्लीज रिपीट कर दो। कोई नहीं रिपीट करेगा यार, प्लीज कोई तो कर दो। कल लिखवाई नहीं है मैंने आपको, या लिखते नहीं हो, सिर्फ मेरा सुनते रहते हो? Potent anesthetic, potent analgesic, ठीक है। anesthesia in hemodynamically unstable in asthmatic patient, और in hemodynamically stable हम propofol लेते हैं। ठीक है, गुड।
एक और था इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन, कौन काज करता है? केटामिन। ये यार रट लो, खास तौर पे ये फार्मा के और ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बार बार कराती हूँ ना, ये मैं तब तक कराती रहूंगी जब तक आप मुझे सारा कुछ बता नहीं देते, वरना मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। अच्छा नेक्स्ट देखो, पेशेंट फॉर कॉर्डल ब्लॉक, डॉक्टर वांट टू गिव मोर एनेस्थीसिया विच विल बी यूज्ड। तो मजीद एनेस्थीसिया देने के लिए आपने क्या करना है? ब्यूपीवाकेन देना है, ब्यूपीवाकेन। और ब्यूपीवाकेन की ना पॉइंट्स आते हैं किसी को कि लिखवाऊं? लिखवा दें डॉक्टर रोज। ठीक है। अच्छा यूं याद रखो कि अगर किसी की हड्डियां पसलियां टूट जाती हैं और या फिर किसी का ब्रेस्ट सर्जरी आपने करनी है, तो आपने इजाजत लेनी है उस बंदी के बाप से। तो याद रखो, बाप से ब्यूपीवाकेन। ब्यूपीवाकेन किस में देते हैं? रिब्स फ्रैक्चर में और ब्रेस्ट सर्जरी में। कौन सा एनेस्थीसिया यूज होता है? ब्यूपीवाकेन। लोकल एनेस्थेटिक जो कि मोस्ट टॉक्सिक है, वो क्या है? ब्यूपीवाकेन। अब यूं याद रखो कि नॉर्मली ना हमें अपने अब्बू से डर लग रहा होता है, ठीक है? तो उससे याद रखो कि खास तौर पे मेल कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमारे अब्बू तो बहुत सख्त हैं, तो उससे याद रखो क्या है? मोस्ट टॉक्सिक क्या? ब्यूपीवाकेन। एनेस्थीसिया फॉर ब्रेस्ट, चेस्ट और रिब्स इंजरी, ब्यूपीवाकेन। रुपीवाकेन प्रेफर्ड ओवर ब्यूपीवाकेन। क्यों हम रुपीवाकेन को प्रेफर करते हैं ओवर ब्यूपीवाकेन? क्योंकि ये लेस सीएनएस टॉक्सिक है। इसे अब यूं याद रखना है कि एक लड़का है, उसकी बीवी का नाम है रूपा, उसे रूपा ज्यादा अच्छी लगती है उसके बाप की निस्बत। क्यों? क्योंकि वो लेस सीएनएस टॉक्सिक है उसके लिए, उसका इतना दिमाग खराब नहीं करती जितना उसे बाप की बातें सुन के उसका दिमाग खराब होता है। वैसे मैं मैं मतलब अब्बू के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि अब्बू मुझे ज्यादा प्यारे हैं, सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ ब्यूपीवाकेन टॉक्सिसिटी। क्या है? 3 साइन आते हैं, एक आपने अर्ली देखना है, एक मिड में देखना है, एक लेट देखना है। अब याद वही रखना है, गुसीला बाप। अब जब बाप डांटता है तो क्या होता है? सबसे पहले पेरी ओरल पेरेस्थीजियाज होंगे। अर्ली में पेरी ओरल पेरेस्थीजियाज इज ग्रेटर देन टिनाइटस। पहले पेरेस्थीजिया होगा, उसके बाद कानों में घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी। फिर मिड में क्या होगा? जब अबू ने बहुत ज्यादा डांट दिया तो फिर आप कहते हो कि अब हमारा ना बीपी लो हो रहा है, हाइपोटेंशन। लेट में क्या होगा? अबू डांट के चले गए और आप लोग अपना दिल पकड़ के बैठ गए, इदमियाज स्टार्ट होने हैं। अब रिपीट कर रही हूं मैं, अर्ली साइन कौन से हैं? पेरी ओरल पेरेस्थीजिया इज ग्रेटर देन टिनाइटस। मिड में हाइपोटेंशन, लेट में है इरिथमियास। आगे है लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया इज रोपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन एंड टेट्राकेन। ये तीनों क्या है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया है। रोपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन एंड टेट्राकेन। चलो ये आपके पॉइंट पूरे हो गए हैं ब्यूपीवाकेन के। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रोकेन का भी लिख लो, लोकल एनेस्थेटिक डिक्रीज प्लाज्मा एस्ट्रेज लेवल, वो है आपका प्रोकेन। ये जो प्रोकेन लिखा हुआ है ना, बी ऑप्शन, इसके सामने लिख लो, लोकल एनेस्थेटिक डिक्रीज प्लाज्मा एस्ट्रेज लेवल इज प्रोकेन। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है। प्रोकेन क्या है? प्रो बंदा है ना, जल्दी जल्दी काम करता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया इज प्रोकेन।
अच्छा नेक्स्ट देखो, फीटल ब्लड लीविंग प्लेसेंटा हैविंग ऑक्सीजन इज, कितना होगी उसमें 30 mHg। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट बैरियर ड्यू टू विच काइंड ऑफ लैमिना, तो कौन सा लैमिना होगा, लैमिना एक्सटर्ना की वजह से स्ट्रिक्ट बैरियर के तौर पे काम करती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। विच टाइप ऑफ अक्सर इंफ्लेमेशन इज जी अक्सर ऑप्शन इसका दिया होता है लेमिना एक्सटर्ना रेरा, वो एक दो हाँ, पेपर में मैंने देखा है। वैसे बहुत अच्छा नाम है ना ये, लेमिना एक्सटर्ना रेरा, मुझे बड़ा पसंद है ये रेरा। Which type of inflammation is present in appendicitis with pus cell in it? तो कौन से टाइप की इन्फ्लेमेशन होगी? मैंने आपको क्या कहा था, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के अंदर हमेशा सुपोरेटिव होती है, सुपोरेटिव। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको ना ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में डिफरेंस कराया हुआ है, याद है किसी को, रिपीट करेगा कोई? ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में डिफरेंस शेयर भी किया था मैंने आपको, बताओ। एक्सुडेट में प्रोटीन लेवल 3.5 ग्राम से ज़्यादा होगा और ट्रांसुडेट में प्रोटीन लेवल 3.5 ग्राम से पर डेसीलीटर से कम होगा। ठीक है, ट्रांसुडेट जो है वो एक्सुडेट इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और नहीं पता, सॉरी। चलो बोली तो है, यही बहुत है। किसी और को याद है? ट्रांसुडेट में वो सेल काउंट कम होता है और एक्सुडेट में सेल काउंट ज्यादा होता है, ये डिफरेंस मुझे पता है। और ये कि जो इन्फेक्शंस होते हैं अपेंडिसाइटिस टाइप, इस टाइप के, उसमें एक्सुडेट होता है। ठीक है, गुड। अच्छा एक्सुडेट को याद करो, ई से एक्सेस, ई से एक्सुडेट। एक्सुडेट में हर चीज ज्यादा होगी, हर चीज एक्सेस में होगी। अब एक्सुडेट किस में होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और मेलिग्नेंसी में। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और मेलिग्नेंसी में क्या होगा, एक्सुडेट। और इसमें डिस्चार्ज कौन सा होता है, या तो पर्यूलेंट होगा या फिर ब्लडी डिस्चार्ज होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितना है, ग्रेटर देन 1.015। और एक्सुडेट है ना, मैंने कहा हर चीज ज्यादा, तो क्या प्रोटीन कितना होगी, ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। और सेल काउंट भी इसमें ज्यादा होंगे। सीरम एलडीएच का लेवल भी ज्यादा होगा, कितना, ग्रेटर देन 0.6। और सीरम प्रोटीन लेवल भी ज्यादा होगा, कितना होगा, ग्रेटर देन 0.5। और अगर ट्रांसुडेट की बात की जाए तो ट्रांसुडेट ड्यू टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से होगा। और इसमें जो फ्लूइड होता है वो कलरलेस होगा। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लेस देन, क्योंकि मैंने कहा था ट्रांसुडेट में हर चीज कम हो जाती है, लेस देन 1.015। प्रोटीन का लेवल कितना होगा, लेस देन 3। सेल काउंट क्या होंगे, लेस होंगे। एलडीएच लेवल लेस देन 0.6। प्लूरा में प्रोटीन का लेवल लेस देन 0.5। बस इतना याद रखो, ई से एक्सुडेट, ई से एक्सेस, हर चीज एक्सेस में होगी, उसमें इन्फेक्शन भी आएगा, मेलिग्नेंसी भी आएगी, इन्फ्लेमेशन भी आएगी। और ट्रांसुडेट की बात करें तो उसमें क्या आएगा, हर चीज कम हुई भी होगी, और उसमें सी से सिरोसिस, सी से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, 2 सी आ गए, और एक एन, एन से क्या हुआ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। या यूं याद रखो, देखो इसने ना ऑर्गन को इन्वॉल्व किया हुआ है। हार्ट है हमारा ऑर्गन है, लिवर है ऑर्गन है, किडनी है ऑर्गन है। ट्रांसुडेट ने हमारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया हुआ, यूं तो याद रहेगा ना। चलो, मैं वैसे ढूंढ रही थी इसकी पिक्चर। नेक्स्ट देखो,
प्राइमरी विलस कंसिस्ट ऑफ विच सेल? अब प्राइमरी की बात की है, कल हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों पढ़े थे। प्राइमरी में क्या था? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी में क्या था? साइटो प्लस सेंसिटियो प्लस मीजोडर्म। और टर्शियरी के अंदर मैंने कहा था कैपिलरीज आएंगे, ब्लड वेसल्स आती हैं, और साथ में वही साइटो और सेंसिटियो आ जाएंगे। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन RH इनकम्पैटिबिलिटी, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होगी? IgG। अब जल्दी से बताओ कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था RH इनकम्पैटिबिलिटी में? टाइप 2। गुड। विच नर्व फॉर्म्ड फ्रॉम एंटीरियर, अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, एंटीरियर डिवीजन की बात पूछी है, तो एंटीरियर में क्या आएगा? ऑब्स्ट्रक्टेड नर्व, ligand gated ion channel which receptor act through this, GABA A चैनल जो होते हैं वो एक्ट करते हैं थ्रू ligand gated ion channel। स्किन ऑफ ग्लैंड्स पीनस ड्रेन्ड बाय, कैसे ड्रेन होगी? बाय सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अब देखो स्किन की बात की है उन्होंने, स्किन ऑफ ग्लैंड्स पीनस बाय सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इक्वल चांस ऑफ ईच पर्सन बीइंग सिलेक्टेड इन अ स्टडी, इसे हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। What is fetal component of placenta supplying the most nutrition and gas exchange? F से fetal, F से frondosum, F से fetal part, F से frondosum, तो ये क्या होगा? chorionic frondosum। नेक्स्ट है एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फाउंड, तो प्लाक के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्या? स्मूथ मसल, कनेक्टिव टिश्यू एंड मैक्रोफेजेस। अब फर्दर इन्होंने कंपोनेंट को इलेबोरेट कर दिया है, नीचे देखो उसमें सेल्स कौन से बताए हुए हैं? स्मूथ मसल सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं एंड टी सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या आएगा? कोलेजन, इलास्टिक फाइबर। और लिपिड में क्या आएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर लिपिड्स। A patient has complained of night blindness, diarrhea, there is corneal ulcer and cope-like spot। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो cope-like को, and Bitot spot due to deficiency of, तो ये सारे सिम्टम किसके हैं? विटामिन ए। विटामिन ए डेफिशिएंसी। लेकिन मुझे बताओ कोप-लाइक स्पॉट कौन सी डिजीज में होते हैं? एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मीजल्स में होते हैं। गुड। अब विटामिन ए को हम रिवाइज ना कर लें, क्या ख्याल है? चलो बताओ कितने पॉइंट याद हैं, किस किस को याद है विटामिन ए के? मैंने रिवाइज कराया था पहले। मैम विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और उसके अलावा जाते हैं उसमें हमारे पास बिट डॉट स्पॉट्स होते हैं, जीरोसिस होती है, और ये साइन है सिम्टम है कंजक्टिवल जीरोसिस? सिम्टम है। नो, मैंने कितनी दफा कहा है कि जब हम साइन करते हैं तो उसके राउंड जीरो लगाते हैं, तो जीरो से जीरोसिस याद रखना है, ये उसका साइन है, नॉट सिम्टम। हाँ जी ठीक है मैम। आगे बताएं। और अभी नहीं आ रहे। अच्छा कोई बात नहीं, जितना बताया बहुत अच्छी बात है, बताया तो है। अच्छा देखो फिर रिपीट कर रही हूं मैं। नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल डीजेनरेशन, बाइटोट स्पॉट, ये क्या होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से, और ये प्रिवेंट करता है स्केमस मेटाप्लेजिया को। विटामिन ए प्रिवेंट करता है स्केमस मेटाप्लेजिया को। विटामिन ए कौन सी फॉर्म में होता है? रेटिनोल। और अगर ट्रीटमेंट की फॉर्म में आपने देना है तो रेटिनल देंगे। इसके अलावा आता है हाइपर विटामिनोसिस ए, क्या काज करता है? तो उसका आंसर है ड्राई स्किन। एक और क्वेश्चन आता है कॉस्ट इफेक्टिव फॉर विटामिन ए, क्या है? डाइटरी एनालिसिस। रोल ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है? ये इंटेग्रिटी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन रखता है। और वो जीरोसिस वाला आपने भूलना नहीं है, जीरोसिस इज साइन नॉट अ सिम्टम। अच्छा चलो आगे चलते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम क्या है भला? टोकोफेरोल। गुड, टोकोफिरोल। और इसमें ना एक क्वेश्चन आता है कि ये वैसे विटामिन ई तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का आता है, तो उसमें हमने याद रखना है जी टीका के नाम से।
Glutathione is greater than, transferrin is greater than, vitamin E Vitamin is greater than, vitamin C A. is greater than vitamin A. और विटामिन सी क्या करती है? कैन इनहेंस द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफरिन। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होगा? हीमोलिटिक एनीमिया और मसल वीकनेस। ये मैं ऐसे नहीं बता रही, प्लीज 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 लिख लो। एट द एंड आपको रिवाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही स्किपिंग की होनी है। आप बार बार बुक खोल के इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर विटामिन सी को क्या कहते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड। गुड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये फैसिलिटेट करती है आयरन की एब्जॉर्प्शन को, इसलिए जब हम फोलिक एसिड देते हैं तो साथ में विटामिन सी भी दे रहे होते हैं। नेसेसरी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन इन द कोलेजन सिंथेसिस। और ये इसकी डेफिशिएंसी क्या काज करेगी? स्कर्वी काज करेगी ड्यू टू कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट। विटामिन डी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी हमने पढ़ी थी, वो क्या है? जस्ट अ मिनट। अच्छा नेक्स्ट देखें, किधर थे हम?
A person with the megaloblastic anemia with the oval macrocytic and intrinsic factor given diagnosis will be, तो क्या diagnosis होगा उसमें? कोबालामीन deficiency, B12 की deficiency है. A person loses 2 liter of sweat while working and drink 2 liter pure water. What change will occur? तो उसमें क्या होगा? हमेशा याद रखना, उस बंदे ने जो ड्रिंक किया वो आइस वाला पानी पिया, तो आइस से याद रखना इंट्रासेलुलर फ्लूइड, पहले वॉल्यूम, फिर ऑस्मोलैरिटी, उसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, और उसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी. अच्छा, मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई इन फीमेल क्या होता है? इकोलाई इकोलाई. अगर इकोलाई का ऑप्शन ना हो तो फिर आपने क्या लगाना है? सेप्रोफिटिकस. सेप्रोफिटिकस. अभी ये सिनेरियो पढ़ो. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इज greater than increase extracellular fluid volume is greater than decrease extracellular fluid osmolarity. अच्छा, female having UTI gynecologist advise urine एग्जामिनेशन शो पस सेल ऑर्गेनिज्म. अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन करो ग्राम पॉजिटिव, कैटालिस पॉजिटिव एंड कोआगुलेज नेगेटिव. कोआगुलेज नेगेटिव है यहाँ पे. अगर कोआगुलेज पॉजिटिव की बात होती तो फिर हम स्टैफ ऑरियस को चूज करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोआगुलेज नेगेटिव, फिर आपने क्या चूज करना है? स्टैफ ऑरियस. और वैसे भी यूटीआई में इन फीमेल अगर इकोलाई ना दिया हो तो आपने सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में सेप्रोफिटिकस को ही चूज करना होता है. Which of the following disorder has repeated sequence of trinucleotide? तो कौन से हैं वो? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. हंटिंगटन में क्या आएगा हमारे पास? CAG एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये. हंटिंगटन याद है ना, वो हंटर गया था हंटिंग करने के लिए और मैंने कहा था ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर है. नेक्स्ट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, उसमें क्या आएगा? CTG एंड AD. फ्रेजाइल एक्स में CGG एंड X डोमिनेंट,
अच्छा, ये चीजें आती नहीं है, पढ़ना हो तो बेशक पढ़ लेना। मोस्ट अर्जेंट और इमीडिएट टेस्ट फॉर फाइंडिंग बैक्टीरिया टाइप इज, तो कौन सा टेस्ट इमीडिएट टेस्ट कराएंगे आप? स्टेनिंग कराएंगे उसकी। ऑर्गन लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम विद इंक्रीज वस्कुलैरिटी, इलास्टिसिटी एंड ट्यूबुलर ग्लैंड इन लैमिना प्रोप्रिया। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, वेस्क्युलैरिटी और इलास्टिसिटी। हमने पहले भी पढ़ा है कि वेजाइना के अंदर इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है। Vaginal epithelium is stratified squamous epithelium. What will be seen on microscopy or histology that differentiate it from the other structure? तो आपने क्या देखा उसके अंदर? highly elastic fiber and lamina propria. Formation of upper part of the vagina. Upper part of the vagina किससे बनता है? Lower fear of Mullerian duct. अब मुझे जल्दी से बताओ, lower part of vagina किससे बनता है? यूरोजेनिटल साइनस। Good. How many different codon are stop lengthening? तो 3 होने चाहिए हमारे पास to stop lengthening. Pleural fluid with inflammatory cell, eosinophil, mesh of thread of amorphous coagulum. Type of inflammation is, तो क्या होगी उसमें? अब देखो यहाँ पे mesh of threads बन रहे हैं, तो threads किस में आती हैं? fibrous में, fibrinous inflammation. Which factor present in serum while other produce and consume? याद रखना, S से सीरम, S से 7, जो 7 है फैक्टर 7, वो किसमें होगा? सीरम के अंदर होगा, जबकि बाकी सारे प्रोड्यूस और कंज्यूम होते रहते हैं। एस्प्रिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन प्रेग्नेंट लेडी इज, क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इज कॉक्स इनहिबिटर। अब जल्दी से एस्प्रिन के पॉइंट रिवाइज करो। लेक्चर 1 से हम रिवाइज कर रहे हैं एस्प्रिन को, जल्दी से कर दो अब। कौन करेगा? डॉक्टर बख्श, डॉक्टर इमशा, डॉक्टर बुशरा, कोई तो कर दे। मैम कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है और उसको इनहिबिट करके प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो है ये हम गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं देते हैं, और इसकी जो अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो गैस्ट्रिक ब्लीड कराती है। ठीक है, और फीवर कैसे काम करता है? बाय इनहिबिटिंग कॉक्स। और मैम वो एक प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, और एक और वो भी होता है ADP, प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है प्रेगनेंसी में। और इसकी टॉक्सिसिटी में हम क्या देते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या थे? मैम इसकी टॉक्सिसिटी में हम देते हैं अभी याद नहीं आ रहा। बाइकार्ब देते हैं, NaHCO3। ठीक है, और इसके वो क्या थे? ओवरडोजेस की वजह से सबसे पहले टिनाइटस होगा, फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कोमा, फिर डेथ। प्लीज ये सारे याद कर लो, सब बताया करो। अच्छा आगे देखो, जल्दी जल्दी मैं करा दूं। which one has highest molecular weight? अब याद रखना, टाइटिन की टाइट कपड़े पहनता है और बहुत ज्यादा भारी है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है किसका? टाइटिन का। पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, एरिया डैमेजेस, तो कौन सा एरिया डैमेज होगा इसमें? वर्ण की एरिया डैमेज होगा। ब्रोकास एरिया को याद रखो आप, ब्रोकन माउथ से, ब्रोकास एफेजिया को ब्रोकन माउथ से याद रखना है, मतलब बंदा बोल नहीं पाता। मोटर एफेजिया नॉन फ्लुएंट, और एरिया नंबर 44-45 इन्वॉल्व होता है। और मुंह देखो हमारा कहाँ पे है? फ्रंट पे है ना, जहां से हम बोल रहे हैं, और इंफीरियर है, तो वो एरिया कौन सा होगा? इंफीरियर फ्रंटल गाइरस। मुंह हमारा फ्रंट पे है और इंफीरियरली है ना हमारे लिप्स, जहां से हम बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वर्निकी एफेजिया। वर्निकी एफेजिया सेंसरी एफेजिया, मतलब बंदा बोलता रहेगा, उसे पता नहीं होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। फ्लुएंट एफेजिया है और नॉन सेंस स्पीच है।
और एरिया नंबर 22 है। और याद रखना जो वडेरे होते हैं ना पुराने गांव के, वो ना नॉनसेंस बात करते हैं और उनके सर पे पगड़ी होती है, और सर पे पगड़ी जो है वो कहाँ रखी होती है, उन्होंने टेम्पोरल एरिया में, सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस इसमें इन्वॉल्व होगा। याद करने के लिए जस्ट बता रही हूँ। इन वर्निकी एफेसिया पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन comprehending spoken word and unable to read, या एलेक्सिया इसे कहते हैं, आर राइट इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इसे हम क्या कहते हैं, एक ग्राफिया कहते हैं। और अगर दोनों का लियन हो जाए, बोथ वर्निकी एंड ब्रोकास एफेसिया, तो इसे इसमें क्या होगा, हमारे पास आर्कुएट फेसिकुलस इन्वॉल्व होगा। और एनोमिक एफेसिया में माइल्ड फ्लुएंट एफेसिया, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्राइवल एंड एंगुलर गायरस। अच्छा, ये पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी ना किसी फॉर्म में ना आपको दे दिए जाते हैं, हर पेपर में आप देखेंगे इसे, तो अच्छे से अभी रट्टा लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो कौन से हैं, क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई। द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम ऑफ द फूड पॉइजनिंग ड्यू टू क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म से आपने याद रखना है क्या काज करता है, ये फ्लैक्सिड पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल। एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑन हार्ट के ऊपर क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा एवी कंडक्शन को। एन ओल्ड मैन पेशेंट goes to abdominal surgery, feel pain in leg, what is the cause, तो क्या cause होगा, leg में पेन है, immobilization। अब जल्दी से बताओ, पोस्ट ऑप पेशेंट को आपने कौन सी ड्रग देनी होती है पेन रिलीव करने के लिए, नॉर्मल पेशेंट है, एस्थमेटिक नहीं है। पैथिडीन, नहीं नहीं, मैंने कहा एस्थमेटिक नहीं है केटामीन। ना, क्या हो गया है, केटामीन क्या है, एक मिनट, वो तो Ketorolac एनेस्थेटिक है। greater than pethidine. Ketorolac मैंने greater कहा था कि पेशेंट पोस्ट ऑफ पेशेंट रोला डालते हैं, रोले से याद रखना है कीटोरुलैक इज ग्रेटर देन पैथिडीन। लेकिन अगर एस्थमा पेशेंट की बात की जाए कि पोस्ट ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट है, तो फिर आपने क्या देना है, पैथिडीन। यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट होगी, विद द शिस्टोसोमियासिस, ये रिसेंट हमारा आया हुआ था। प्लेग्रा इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ, तो प्लेग्रा किसकी वजह से होगा, नियासिन। नियासिन क्या है, बी, नियासिन क्या है, B3, गुड, B3 और इसमें क्या होगा, डिमेंशिया, डायरिया एंड डेथ dermatitis. और डर्माटाइटिस। मैम और अब अब 4Ds हो डेथ गए भी हैं ना, इसमें डेथ ऐड हो भी आ गई है, गया। डेथ भी हो गया ऐड। और हमारा इस दफा सिनेरियो बना के आया हुआ था इसका, डिमेंशिया डर्माटाइटिस वाला ना, इसका पूरा सिनेरियो दे के पूछा हुआ था नियासिन पेपर 1 में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ल्यूमेन ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज ओब्लिटरेटेड बाय फियन ऑफ। अब इसे हमने याद रखना है कैप से, CAP कैप, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ पेरिटैलिस। ठीक है, अब डेसिडुआ का मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन। डेसिडुआ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, उसमें क्या आता है, डेसिडुआ बेसिलिस आएगा, कैप्सुलैरिस आएगा और पेरिटैलिस आएगा। Decidua basilis is the part of decidua between the blastocyst and musculature of the uterus. Decidua capsularis is the part of decidua between blastocyst and uterine cavity. और अगर पेरिटैलिस की बात की जाए तो उसमें uninvolved uterine mucosa होगा. The rest of decidua lining the cavity of the uterus. अच्छा, नीचे इन्होंने ना डायग्राम में भी आपको दिखा दिया। RBC formation in the 20 week occur in 20 वीक मतलब 5वें माह में, कहाँ पे होगा, लीवर के अंदर। टोटल स्पर्म काउंट इन 1 डे, 1 डे में कितना होता है, 120 मिलियन। टोटल स्पर्म प्रोड्यूस बाय 2 टेस्टिस पर डे, दोनों टेस्टिस से कितना होगा, 120 मिलियन। टोटल स्पर्म पर इजैकुलेट, एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म निकलते हैं, वो है हमारे पास 400 मिलियन, या फिर इजैकुलेट आर 120 मिलियन पर ml, मतलब 1 ml की बात करें तो उसमें कितना होगा, 120 मिलियन। और वैसे टोटल कितना होते हैं हमारे पास, 400 मिलियन। टोटल नंबर ऑफ मेच्योर्ड स्पर्म 100 मिलियन पर इजैकुलेट होते हैं, आर 20 मिलियन पर ml। फॉर पर्सन टू बी फर्टाइल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर पर्सन टू बी फर्टाइल काउंट शुड बी एटलीस्ट 20 मिलियन पर ml। अच्छा, उसके बाद है 5 month pregnant lady thyrotoxicosis, what should be prescribed?
अच्छा देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या देते हैं, पहले पीटीयू, फर्स्ट में पहले पीटीयू, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप देंगे मेथिमाजोल। और अगर थायराइड स्ट्रोम की बात की जाए तो उसमें आपने हमेशा पीटीयू देना है। रीसेंट थ्रोम्बस कंसिस्ट ऑफ, किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, फाइब्रिन के ऊपर, फाइब्रिन। क्लाइंबर एट द हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप, अडॉप्ट टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन। अब मैंने आपको क्या कहा था, हॉट पॉट में हीट रहती है, तो हॉट पॉट से याद रखो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है हीट जनरेशन के लिए। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड वाया कोल्ड टेम्परेचर एंड एक्टिवेट sympathetic which will increase heating, और एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट वाया हॉट टेम्परेचर, मतलब अगर गर्मी है तो आपका क्या, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट करेगा ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, ताकि कूलिंग को इंक्रीज करें। तो इसे आपने कैसे याद रखना है, एसी से। एंटीरियर हाइपोथैलेमस का क्या काज करेगा, कूलिंग काज करेगा। पोस्टीरियर को हमने कैसे याद किया, हॉट पॉट से। ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है हमारे पास, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। Female with the right upper quadrant pain, mild jaundice, yellow sclera, cause of icterus, diagnosis of primary biliary cirrhosis made confirmed by, तो आपने क्या कराना है, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी AMA। पेशेंट केम विद द स्किन रैश, अर्टिकेरिया, हिस्ट्री ऑफ डिप्थेरिया वैक्सीन। अब थेरिया 3 के नाम से आपने याद रखना है, उसमें क्या आएगा, टाइप 3 hypersensitivity reaction. Pregnant lady with the labor pain for 2 hours and developed dyspnea died within 15 minutes after labor. Most likely causes, तो 2 घंटे से वो लेबर पेन में है, तो क्या होगा उसके डेथ का काज, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलिज्म, एयर एम्बुलिज्म, हिस्ट्री ऑफ पासिंग सीवीपी लाइन, और उसके बाद क्या होता है, एसओबी स्टार्ट हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर का बताया हो और साथ में डाइड ऑन द वे टू हॉस्पिटल, तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलिज्म होगा। सडन डेथ हुई है तो पल्मोनरी एम्बुलिज्म होगा। लेकिन अगर लॉन्ग फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर हुआ है लॉन्ग बोन का, तो उसमें डेथ होती है ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म। आगे ये तो बार बार रिपीट हुआ है। वेंट्रिकल मैक्सिमली फील्ड, फील्ड की बात की जाए तो एट्रियल सिस्टोल, लेकिन अगर फिलिंग की बात की जाए तो क्या होगा, रैपिड फिलिंग होगा। आगे है बेंजोडायजेपिन, बार्बिटरेट एंड अदर एंटीकन्वल्सेंट वर्क बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये क्या करते हैं, पोटेंशिएट करते हैं गाबा को, लिख लो यहाँ पे, पोटेंशिएट गाबा। सेमिनल वेसिकल सेक्रीट व्हेन इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। अबाउट विटामिन डी, ट्रू इज, विटामिन डी में याद रखना नंबर 1 किडनी होती है, नंबर 1 किडनी। 25 हाइड्रोक्सिलेशन इन लिवर एंड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन इन किडनी। बैरोरिसेप्टर मोस्ट सेंसिटिव टू, किससे सेंसिटिव है, टू द डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। बीपी डिक्रीज होगा तो बैरोरिसेप्टर आपके उसके सेंसिटिव है। प्रेग्नेंट वुमेन इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ साइज एंड यूट्रस चेंज लाइकली ड्यू टू। अच्छा, यूट्रस चेंज लाइक ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। बोथ अलील एक्सप्रेस, अगर दोनों अलील ही खुद को एक्सप्रेस कर लें तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, कि इसमें क्या होता है, एपिकल डोम शेप, एपिकल डोम शेप होगी ये। A female had aortic root dilatation up to 4 centimeter. Ocular examination show lens dislocation, mitral wall leaflet defect with a systolic
क्लिक डिफेक्ट। अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी कराया है, अभी हमने किया है मार्फन सिंड्रोम। अब देखो उसका दूसरा आ गया ना, इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिलिन प्रोटीन। और क्या होगा हमारे पास? क्रोमोसोम नंबर 15 15 इन्वॉल्व होगा। एट्रिया स्ट्रेच लीडिंग टू टेकिकार्डिया। एट्रिया की स्ट्रेच हुई, उससे टेकिकार्डिया हुआ। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स कहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ये देखो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसने क्या करना है? एट्रिया के ऊपर अपना स्ट्रेच डालना है। एट्रिया को जब स्ट्रेच करेगा तो एट्रिया के अंदर जो रिसेप्टर है वो क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। वहां से ये जाएगा मेडुलरी एक्टिवेशन में वाया वेगस नर्व। उससे क्या होगा? इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ एसए नोड। वहां से इंक्रीज होगा हार्ट रेट और फिर डायरेक्ट स्ट्रेचिंग ऑफ एसए नोड होगी। और इस तरह से ये विशेष साइकिल चलता रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में देखो तो ये क्या है? ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज अ कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स that increase heart rate in response to increase blood volume. blood volume जितना बढ़ेगा उतना आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट इन विट्रो एंड इन बॉडी। तो मैंने आपको कहा था नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हेपरिन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर लीड टू एवेस्कुलर। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ द आर्टरी इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एवेस्कुलर नेक्रोसिस किसकी वजह से होती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की वजह से। अब नीचे एक निमोनिक लिखो, आर्म, ARM, आर्म। अगर एडल्ट में हेड ऑफ फीमर की बात की जाए तो वहां से आर्ट से रेटिनेकुलर आर्टरी इज ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगा। अगर नेक का फीमर की बात की जाए तो उसमें मीडियल एंड प्लीज डॉक्टर बुशरा। 591 यार क्या मसला है? मैं अपनी तरफ से सारा करा के बैठी हूँ। 591 91 किधर गया? अच्छा ठीक है। ये क्लिपल फील वाला मतलब डायग्राम तक हो गया था कि नहीं, या अभी मैं पढ़ रही थी? नहीं, ये किपल फीड वाला नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा। 4 year। अच्छा मेरी बात सुने, अगर इस तरह से कनेक्शन लॉस हो जाए ना तो प्लीज मुझे पर्सनली कोई मैसेज कर दिया करो। मैं ये पूरा पढ़ के उसके बाद अब क्वेश्चन करने लगी थी आपसे, फिर मुझे पता चला कि कनेक्शन लॉस हो गया। ठीक है। ठीक है। 4-year-old boy was attendant in clinic was observed to have short neck। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, शॉर्ट नेक है, लो हेयर लाइन ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। और यहाँ पे देखो एक्सरे के ऊपर नेक में फ्यूज्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा मिल रहे हैं। फ्यूज्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा हमेशा हमेशा किस में होते हैं? क्लिपल फील्ड सिंड्रोम में होते हैं। और नीचे इन्होंने डायग्राम भी दिखाई हुई आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर टू लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के एंटीरियरली क्या पड़ा है हमारे पास? PSL। P से पैंक्रियास, S से स्टमक, L से लेसर सैक और पोस्टीरियरली इसके डायफ्राम पड़ा है। राइट साइड पे राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके सामने क्या पड़ा है हमारे पास? एंटीरियरली राइट लोब ऑफ लिवर। राइट साइड पे हमारे लिवर है ना, और इंफीरियर वेना केवा भी राइट साइड पे है। और हमने पीछे एक सिनेरियो भी पढ़ा है कि राइट साइड के ऊपर एक जो सर्जन है, सीनियर सर्जन, वो एपी को नहीं, वो एपी कह रही हूँ, PGR जो है उसे नहीं करने देता सर्जरी, क्योंकि राइट साइड के ऊपर क्या है? इंफीरियर वेना केवा, एड्रीनालेक्टमी वो कर रहे होते हैं। ये दो सिनेरियो आते हैं इसके। और पोस्टीरियरली क्या पड़ा है हमारे पास? डायफ्राम। After complete endocrine and gonadal development, ovulation start regularly. कब start होती है? At menarche. Female with recurrent abortion and isolated prolonged APTT is most likely associated with recurrent abortion। किस में होते हैं हमारे पास? एप्ला के अंदर होते हैं ना,
उसमें क्या कराते हैं हम, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट। एपिन्यूरोसिस फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक फॉर्म विच स्ट्रक्चर, तो ये क्या बना रहे हैं हमारे पास, कंजाइंट टेंडन। अच्छा इसमें क्या है हमारे पास, इंटरनल ओब्लिक। अच्छा मुझे कोई बताएगा कंजाइंट टेंडन कौन से दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो इंटरनल ओब्लिक है, दूसरा फेशिया ट्रांसिसैलिस। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस या फिर ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। टिक से याद निमोनिक किया। है ना इसका, TIC टिक। जी जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, पेशेंट पर्सन विद हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट चेंज कुड बी सीन इन द पेशेंट। तो पेशेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लियन साइट। Which of the following structure lie parallel and deep to the carotid sheath? Carotid sheath के deep और parallel क्या होगा हमारे पास, sympathetic trunk. Study that, अच्छा इसके ना लेटरल का भी रिलेशन आता है, तो अपने फिलहाल इसे रट्टा लगाओ, पैरेलल और डीप में क्या है हमारे पास, सिंपैथेटिक ट्रंक। स्ट्रक्चर दैट क्लेम टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द जेनेटिक्स। तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन जेनेटिक्स क्या है ये, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, डिस्क्राइब करने वाली। लेडी ड्रॉन इन द वाटर एंड was taken out and resuscitated later, मतलब डूबी है लेकिन वो बच गई है, तो क्या हुआ, उसके लंग्स के अंदर पानी चला गया और बाद में वहां पे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ वहां पे, इंटरस्टिशियल एडिमा। सुपरफिशियल प्यूडेंडल नर्व पासिस थ्रू, कहां से पास करती है, सेफनस ओपनिंग से। और यहाँ पे मैं आपके काम से में लगा रही थी कि सेफनस ओपनिंग क्या होती है, कहाँ होती है, और इसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास करती हैं, ये आप कल करके आएंगे। किसी भी अच्छी बुक से कर लेना, थोड़ा छोटा सा है टॉपिक ये, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।